हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2022-23। विषय है सामाजिक विज्ञान, क्लास 9th के लिए 100 नंबर का पेपर आने वाला है। 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा। इससे पहले भी आपके कई पेपर अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर, यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर उनके सोल्यूशन देख सकते हैं। किस प्रकार के पेपर आ रहे हैं बाकी जिलों में ये देख सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए। इससे पहले आपके इंपॉर्टेंट मैप में कौन कौन सा बांध कहाँ पर है, ठीक है, कौन से जिले की स्थिति क्या है, पड़ोसी देश क्या है, ठीक है ना, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, इनके लिए एक वीडियो अपलोडेड है। और आपके जो 4 बुक्स हैं उनके मोस्ट इंपोर्टेंट छोटे बड़े क्वेश्चन हैं वो अपलोडेड है। प्ले लिस्ट में जाकर वो चारों पाठों के आप महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हैं। और अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए कि सभी जो आपकी बुक्स हैं उन सभी के कंप्लीट बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं उन सभी के सोल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपके कमेंट आ जाते हैं तो आपको 2-3 घंटे बाद एक वीडियो मिलेगा। थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन उसमें आपके जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना, जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि आप जैसे अपनी इच्छा बताएंगे उसी हिसाब से वीडियो प्रिपेयर हो पाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस का सल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, ओरिजिनल पेपर है। जिन जिलों में पेपर हो चुका है बेहतरीन बात है, लेकिन जो पेपर होने वाले हैं जिन बच्चों के, उनके लिए आपके चाहे आपके साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, उन सभी के सेपरेट वीडियो, साइंस के तो एकदम कंप्लीट की हुई हर चीज़ आपको मिल जाएगी। उनके बाद भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्य में कब तक गरीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। क्या इसमें ऑप्शन सही होगा 2030। ये स्टार्ट कब किया था? संयुक्त राष्ट्र ने 2016 में एक लक्ष्य उठाया था कि 2030 तक क्या करेंगे, जो भी गरीबी है वो समाप्त कर देंगे। ठीक है ना, तो 2016 में स्टार्ट हुआ, ये भी पूछ सकते हो, 2030 में खत्म करना है। अगला देखिए, निम्न में से अफ्रीका का चरवाहा समुदाय कौन सा है? देखिए, राइका, राइका कौन सा? अपने राजस्थान भारत का है। ठीक है, और जो मासाई है ये अपने कहाँ का है? दक्षिणी अफ्रीका यानी अफ्रीका का है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। भारत में मान याम्योत्तर रेखा, याम्योत्तर रेखा का मान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर स सही होगा, 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व। ठीक है ना, क्या होगा? पूर्व। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी मद स्थायी पूंजी में शामिल नहीं है? जो स्थायी पूंजी नहीं होती है तो वो है कच्चा माल। मशीनें हैं, पड़ी है, भवन पड़े हैं, औजार पड़े हैं, लेकिन जो कच्चा माल है ये हमेशा बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, इसलिए ये क्या नहीं है? स्थायी मद नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन क्या कहलाते हैं? तो रूस के जो स्थानीय स्वशासी संगठन वो कहलाते हैं सोवियत। क्या कहलाते हैं? सोवियत। अगला है, जेट धाराएं कितने उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा अपना 27 से 30, ऑप्शन स करेक्ट होगा, 27 डिग्री से 30 डिग्री तक। फिर परिवहन, संचार, वाणिज्य सेवाएं शामिल हैं कौन से में? प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, पहले ये समझ लीजिए कि प्राथमिक क्या होता है। प्राथमिक जो होते हैं ना, उसमें आते हैं अपने कृषि हो गया, ठीक है ना, कृषि हो गया, खनन हो गया, मछली पालन हो गया, जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग करते हैं ना, वो प्राथमिक के अंदर आते हैं। ठीक है, द्वितीयक में कौन आते हैं? द्वितीयक में वो चीज़ें आती हैं जो विनिर्माण यानी जो निर्माण कार्य से संबंधित हो। किससे संबंधित हो? निर्माण कार्य से। जैसे जैसे हो गया आपके खाद्य पदार्थ बनाना, कपड़े बनाना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाना, ये सारे किसमें? द्वितीयक में। और तृतीयक में क्या होता है? तृतीयक में जितने भी सेवाएं आती है, सेवाएं जैसे बैंक हो गया, ठीक है ना, पर्यटन हो गया, इस टाइप के तृतीयक में आते हैं। हमसे क्या, ये जैसे ये तीनों चीज़ें होगी तो ये किस में आएगी? ये तृतीयक में आएगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत, अभी जानते हैं, अभी लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार भारत जनसंख्या में पहला देश बन गया है, चाइना को पछाड़ दिया है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ब करेक्ट होगा। ठीक है ना, 17 पॉइंट, क्योंकि जनगणना जो हुई है आपने पुराने आंकड़े चल रहे हैं आपके, ठीक है ना, अपडेटेड है नहीं ये, तो आपको अभी यही पूछा जाएगा, तो यही करना है। अगला देखते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये अधिनियम कब लागू हुआ ये आपको बताना है। अधिनियम लागू हुआ था आपके 2013 में, है ना। इसमें थोड़ा डाउट है तो इसमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि ये भारतीय जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2013 में लागू हुआ है, ये कब हुआ, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्यों?
तो हम कहेंगे दूसरों से बेहतर इसलिए क्योंकि ये अधिक जवाबदेही होती है। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों का तंत्र है, लोगों का शासन। 5 साल बाद लोग अगर सरकार जवाबदेही नहीं होती तो सरकार को बदल देते हैं, तो यहाँ पे जवाबदेही अधिक होती है। बाकी ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है ना, ये सारे क्या है, गलत हैं, ऑप्शन 10 सही होगा, ठीक है ना। इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब हुआ था। 2013 होना चाहिए, फिर भी आप कंफर्म करिएगा ज़रूर, ठीक है। अगला देखते हैं, सिमलीपाल जीव मंडल निचय राज्य में स्थित है, कौन से, तो ये ओडिशा में, ठीक है ना। ध्यान रखिए जो एकदम कंफर्म आंसर है वही बताया जा रहा है। जैसे कि किसी में डाउट है ना तो आपको नहीं बताया जाएगा कि ये कंफर्म है, ठीक है ना। हालांकि 80% चांस यही है, फिर भी आप चेक ज़रूर करिएगा, है ना। बाकी एकदम करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगला देखते हैं, हिटलर ने सन डैश में सोवियत संघ पर हमला किया था, तो हिटलर ने किया था हमला 1941 में। फिर देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ किस वर्ष में हुआ था, तो 1999 में हुआ था, 1999 में। हिमाचल प्रदेश के चरवाहा समुदाय को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है, ये जो रायका और बंजारा है ये दोनों राजस्थान में है, ठीक है ना, तो गद्दी कहा जाता है। ऑप्शन जो सेकंड नंबर पे है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है, तो 1000, ठीक है ना, 1000 पे गणना की जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो डैश के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय का है, तो वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है ना उनको क्या बोला है, संविधान की आत्मा है, हृदय है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो कि आप जानते हैं कि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई नए क्वेश्चन नहीं बना जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो क्या पूछा गया है, किसी देश की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक। एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी पेपर अपलोडेड हैं अगर आप सारे देख लेते हैं तो आपकी बहुत हेल्प होगी इसमें, ठीक है। तो क्या बोला है, नियंत्रित करने वाले कारक मुख्य कौन से हैं, तो मुख्य कारक होते हैं अपने अक्षांश और देशांतर। जैसे अक्षांश कौन सा है, ठीक है, अक्षांश डिपेंड करता है अक्षांश पे जलवायु का। फिर समुद्र तल से ऊंचाई हो गई, वायु दाब हो गया कि वायु दाब वहाँ का किस प्रकार का है, ठीक है, पवन वहाँ पे कैसे चल रही, पवन तंत्र कैसा है, समुद्र से दूरी कितनी है, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। तो पवन तंत्र, अक्षांश, वायुदाब, समुद्र तल से दूरी, ठीक है ना, समुद्री जो धाराएं हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, जलवायु को नियंत्रित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान रखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहने का मतलब वो कम से कम मूल्य जिस पे सरकार समर्थन देती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने गेहूं का उत्पादन किया, सरकार ने बोला कि हम 25,000 प्रति क्विंटल के हिसाब से हम आपका गेहूं खरीदेंगे, ठीक है। तो 2500 कहने का मतलब 25 है ना, 25,000 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये भाव तो पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो 2500, ठीक है ना, 2500 के हिसाब से सरकार ने कहा हम खरीदेंगे, तो ये समर्थन, न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। इससे नीचे किसान के गेहूं कोई नहीं खरीदेगा, सरकार ने ये नियम बना रखा है। वह न्यूनतम मूल्य जिससे कम मूल्य में किसान से कोई उपज नहीं खरीदी जा सकती और किसान उसे नहीं बेच सकता, उसे कहते हैं हम न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे संविधान में संविधान सभा द्वारा संविधान जो है कब पारित हुआ और इसे लागू कब किया गया। तो बड़ा सिंपल है ये तो, कि 26 नवंबर को अपने संसद में संविधान एकदम तैयार हो गया था, और 1949 को, और अपने 1949 को और अपने तैयार हो गया था, लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। तो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। फिर है, व्यावसायिक संरचना के आधार पर विकासशील और विकसित देशों में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो क्या अंतर है, देखिए अंतर, मेन अंतर ये है कि व्यावसायिक जो देश होते हैं वो अधिकतर लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल होते हैं, और विकसित देशों में क्या होते हैं, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप पर निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब जो विकासशील देश हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप ज़्यादा करेंगे, और विकसित देश हैं वो अपने कौन से द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप ज़्यादा करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाबर किसे कहते हैं। तो ये भाबर वाला क्वेश्चन तो मतलब बहुत बार रिपीट हुआ, खांदर, बांगर और भाबर, ये तीनों चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। तो एक बार बता देता हूँ कि ये कहाँ पे है, अपने सिंधु नदियों के नाम ध्यान रखना, सिंधु और तीस्ता।
तो सिंधु और तिस्ता जो नदियां हैं उनके शिवालिक के ढलान के समांतर जो सिंधु और तिस्ता नदियां उनके बीच में पाया जाता है ये भाबर। यहाँ पे जितनी भी नदियां आती है वो सारी यहाँ आकर भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है और इसका निर्माण जो होता है कंकड़ पत्थरों के जमा होने से होता है, ये याद रखिएगा। अगला है 18वीं शताब्दी में फ्रांस कितने स्टेट में बटा हुआ था, उनके नाम लिखिए। तो उस समय फ्रांस है ना 3 वर्गों में या 3 स्टेट में बटा हुआ था। कौन सा? प्रथम स्टेट जो था वो पादरी वर्ग था। कौन सा? पादरी वर्ग। दूसरा जो था अपना कौन सा था? दूसरा था अपने जिसमें वो लोग आते थे कुलीन जिन्हें कहते हैं। कौन? कुलीन मतलब बड़े अमीर लोग, ठीक है ना, कुलीन वर्ग। ठीक है, पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा जो था वो था अपने जनसाधारण। ठीक है ना, थोड़ा लिखने पे सुनने पे ध्यान देना और वर्ड को समझना, ठीक है ना, थोड़ा लिखने में थोड़ी इसमें समस्या आती है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए। तो ये बहुत इजी है क्योंकि ये आपको याद रख लेना, ये फैक्ट है, डेटा है, ठीक है ना। अक्षांशीय क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री और 6 मिनट, ठीक है ना, ये अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार क्या है? देशांतरीय ऊपर लिख रहा हूं मैं कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है ना, देशांतर, ये ध्यान रखना। ये अक्षांश है, ये देशांतरीय विस्तार है। अगला हमसे प्रश्न पूछा गया है मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो देखिए मौसम से ही जलवायु बनती है। तो क्या अंतर है? देखिए मौसम क्या होता है? किसी भी स्थान का चाहे तापमान हो, तापमान या आर्द्रता या पवन, ये जो चीजें हैं, या दिशा, प्रवाह, वर्षा आदि के तत्कालिक प्रभाव को, चाहे वहाँ का तापमान हो, आर्द्रता हो, पवन हो या फिर वायु दाब हो या वर्षा हो, इनके जो तात्कालिक प्रभाव होता है उसको हम मौसम कहते हैं। कि आज मौसम ऐसा है, तापमान ज़्यादा है तो हमने बोल दिया अच्छा आज मौसम तापमान ज़्यादा है, आज बारिश वाला मौसम लग रहा है, ठीक है। और जलवायु क्या होती है? ये जो मौसम होता है वो 30 सालों का, लगभग 30 सालों के औसत मौसम को, 30 साल मतलब 30 वर्ष का जो औसत मौसम होता है, जैसे कहते हैं राजस्थान का जैसलमेर जो जिला है वहाँ पे गर्मी भयंकर रहती है, तो वहाँ का जो जलवायु है कैसी है? गर्म जलवायु है, ठीक है ना, ऐसा बोला जाए, क्योंकि 30 वर्षों तक तापमान का औसत निकाला गया कि ज़्यादा चीज़ क्या है कि गर्मी ज़्यादा है। अगला देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। तो लोकतांत्रिक सरकार की किन्हीं 2 विशेषताओं में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे सभी नागरिकों को स्वतंत्रता है। पहला, स्वतंत्रता नागरिकों को हर चीज़ की, निर्वाचित होने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है अपने जो कानून में बना रखे नियम उनके अनुसार। विपक्ष में दल बनाने की नियंत्रण स्वतंत्रता है, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में, ठीक है। कानून और न्यायपालिका सबके साथ स्वतंत्र व्यवहार करती है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ। अगला देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है। तो देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब हुआ कि व्यक्ति को अपने धन, उसके लिंग, चाहे उसकी आय क्या है या वो किस लिंग का है, नर है कि मादा है, मतलब मनुष्य है, औरत है, आदमी है, ठीक है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, धन है कि नहीं है, उसकी जाति क्या है, उसकी उम्र क्या है, उम्र 18 से ऊपर होने के बाद उसकी उम्र चाहे जो भी हो, वृद्ध हो या फिर अपाहिज हो, कैसे भी हो, ठीक है ना, इनके आधार पर बिना भेदभाव किए उसको वोट देने का, मत देने का अधिकार होता है, उसे हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला देखते हैं, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति करना, जो कि जन सामान्य के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध होती है उसे, और वो भी अच्छी क्वालिटी के, उसे हम खाद्य सुरक्षा कहते हैं। इसे आप मन से भी लिख सकते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो अगर वस्तुओं और सेवा चाहिए तो पहले भूमि, ठीक है ना, जमीन चाहिए, फिर श्रम चाहिए, श्रम यानी उस पर काम करने वाले लोग चाहिए, ठीक है ना, श्रम चाहिए, फिर उसमें भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी कहने का मतलब पूंजी होना जरूरी है, पैसे के बिना काम नहीं होता है। फिर भौतिक पूंजी के बाद भौतिक पूंजी यानी पैसे, और फिर मानव पूंजी
यानी मनुष्य जो उस काम को कर सकने योग्य हो, ठीक है ना। ये 4 चीज़ें ज़रूरी है। अगला देखते हैं, किस देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण है। किस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देखिए किसी भी देश की है ना, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों है, उसका विशेष कारण है। नदियां सिंचाई के लिए मैदान उपलब्ध करवाती हैं, मतलब सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाती हैं, पहली बात, जिससे खाद्य फसलें, नकदी फसलें ये उगाई जाती है। उसके बाद में नदियां जो होती हैं, जहाँ डेल्टा का निर्माण करती है, जहाँ नदियां आपस में मिलती है या बहती हुई जाती है, वहाँ पे उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है, जो कि कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इससे कई प्रकार के जीव जंतुओं को जीने का मौका मिलता है और पर्यटन कह सकते हैं, या फिर जो अपने साधन होता, परिवहन साधन इससे आसान हो जाता है। इस प्रकार ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि ये सवाल 4 नंबर का है, तो यहाँ से 4 नंबर के सवाल स्टार्ट होते हैं, तो इनको आपको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर ही लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हम सभी प्रश्नों के उत्तर की बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है अपना, नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य घटनाएं लिखिए। तो इस घटना को तो 4 नंबर का पूछा गया, कम से कम आपको 200 शब्दों में लिखना है, लेकिन थोड़ा डिटेल में बात करते हुए हम बात करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक सबसे बड़ी जो चेंजेस किया वो है राजनीतिक और अपने सामाजिक उथल पुथल हुआ। क्या? राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल भयंकर हुआ और इसमें आमूलचूल परिवर्तन आया। और सन 1789 से 1799 के बीच में भयंकर परिवर्तन हुए, और जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसने क्रांति को आगे बढ़ाया। इस प्रकार से आपको बढ़ा चढ़ा कर इसके बारे में पैराग्राफ अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रमुख घटनाएं ऐसे लिख सकते हैं। फिर है घुमंतु पर एक लेख लिखिए। तो घुमंतु के बारे में आप जानते हैं कि घुमंतु में क्या होता है कि कुछ जो अपने जंगल में रहने वाले निवासी होते हैं वो एक जगह चुनते हैं, वहाँ के पेड़ों को या तो वो क्या कहते हैं काट देते हैं या फिर उनको जला देते हैं। काटा और जलाया जाता है, उसके बाद में बारिश होने पर बीज बो दिए जाते हैं और फिर फसल ले ली जाती है। और ऐसा करके वो फसल बोते हैं तो अक्टूबर नवंबर में फसल काट ली जाती है। यहाँ पे ऐसी जगह पे वो कम से कम 2 से 3 बार खेती करते हैं। उसके बाद 2 से 3 बार या 2-3 साल तक, जब तक अच्छी फसल होगी तब तक वो लेंगे, और फसल जब खराब होने के बाद वो जमीन को परती छोड़ देते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। इसी को हम घुमंतु कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि 200 शब्दों में लगभग उत्तर देने हैं, 4 नंबर का सवाल है, तो 200 शब्द अगर 20 लाइनें तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी ना। तो कम से कम आपको इनके लिए 7 से 8 लाइनें लिखनी है, ठीक है ना। 7 से 8 लाइन, एक लाइन के अगर हम 10 वर्ड माने ना तो 70 से 80 वर्ड में आपको आंसर इनका देना ही चाहिए, ये न्यूनतम है, ठीक है ना। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ध्यान रखना, ये 200 वर्ड कुछ मैंने ज़्यादा बोल दिए। इन सवालों के उत्तर आपको 7 से 8 लाइन में देने ज़रूरी होते हैं। अगला देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब हुआ कि एक ऐसा देश जहाँ पे किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और राज्य या देश सभी धर्मों को समान मानेगा, उसके समक्ष सभी समान है, हर धर्म को समान लेकर हर धर्म को समान महत्व देगा, ठीक है। इसी को हम पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं या देश कहते हैं। निर्धनता का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो निर्धनता का मेन प्रभाव ये है कि लोगों की एक पोषण व्यवस्था खराब हो जाती है, लोगों को जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो खराब रहता है, अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर निर्धनता है तो व्यक्ति कुछ न कुछ तो काम करेगा, और ईमानदारी से धन कमाने की जो प्रवृत्ति होती है वो गायब हो जाती है, अपराध में विलुप्त या लिप्त हो जाता है। ये मेन होते हैं अपराध के कारण, निर्धनता के कारण। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कार्य। ये सवाल कई बार आ चुका है, फिर भी बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, ये देश के संविधान और कानून के माध्यम से मानव के अधिकारों की रक्षा करता है, और उनके लिए जो संरक्षण के लिए अधिनियम जो बने हुए जो जरूरी होते हैं उनमें परिवर्तन, तो उनके लिए सिफारिश करता है। व्यक्ति के लिए जितने अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए जो बन पड़ता है वो सारे मानवाधिकार करता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। ये उसका मुख्य कार्य हो गया, और कार्य भी आप याद करके लिख सकते हैं। अगला है सदाबहार वन और पर्णपाती वन में क्या अंतर है? तो ये बहुत ही ईजी है कि सदाबहार वन मतलब ये हरे भरे रहते हैं पूरे समय, पर्णपाती मतलब एक बार ये पत्तियां छोड़ देते हैं। अब देखिए ये कौन सी जगह पे होती है, तो ये जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर
प्रति वर्ष से अधिक बारिश होती है वहाँ पे ये होते हैं। और ये जो पर्णपाती वन होते हैं ना, ये कहाँ होते हैं, ये अपने 70 से 200 के बीच वाले वर्षा क्षेत्र में होते हैं, वार्षिक वर्षा क्षेत्र में, ठीक है। और जहाँ पे अपने सदाबहार वन होते हैं वो हमेशा प्रचुर मात्रा में इनको वर्षा मिलती है, लेकिन यहाँ पे पर्णपाती वनों को प्रचुर मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। और ये एक बार पत्ते छोड़ देते हैं पर्णपाती, और ये पत्ते नहीं छोड़ते हैं, सदैव हरे भरे रहते हैं, इनके कारण इनको सदाबहार वन कहा जाता है। एक अंतर और भी लिख सकते हैं कि इनके जो कौन कौन सी जगहों पे ये विशेष होते हैं। तो सदाबहार वन जो होता है ना, दक्षिण ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया, इनमें ज़्यादा होते हैं। और पर्णपाती जो होते हैं ना, ये आपके अमेरिका हो गया, इनमें होते हैं, ठीक है। और एक अंतर और भी ये हो सकता है कि इनके उदाहरण बताइए, सदाबहार और पर्णपाती। तो सदाबहार के अंदर आ जाता है अपना बांस आ जाएगा, ठीक है, और रबड़ आ जाएगा, महोगनी आ गया। और पर्णपाती के अंदर सोगान है, देवदार है, ठीक है ना, देवदार और सोगान, ये याद रखना, देवदार सोगान। किन विशेषताओं के कारण हिटलर एक महान राजा बना। तो हिटलर पहले तो एक राष्ट्रभक्त था, देश प्रेम और विदेशी विद्रोही था, ठीक है, कट्टर था एकदम, ये इसकी विशेषता थी। और इसने अपनी विचारधारा को लेकर जन समर्थन इसको खूब मिला। नाजीवादी जो इसकी विचारधारा थी इस पे हमेशा डटा रहा, इसके कारण एक बड़ा नेता बन गया। फिर पूछा गया है कि राजनीतिक, इनको बड़ा लिखना, ध्यान रखना, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर क्या होता है कि राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर सरकार के जो प्रधान लोग होते हैं, प्रधान और मंत्री, ये लोग आते हैं, ठीक है ना, मंत्रियों, ये लोग आते हैं। प्रधान और मंत्री किसमें, राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं। और स्थायी कार्यपालिका के अंदर वो लोग आते हैं जो रोज प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। कहने का मतलब जो रोज नित्य के काम करते हैं। अब मंत्री है तो मंत्री नित्य के काम करे या प्रधान, ऐसा जरूर नहीं है, लेकिन जिनसे डेली प्रशासन की जिम्मेदारी होती है वो स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। फिर हमसे पूछा है कि बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो बेरोजगारी मतलब काम करने की इच्छा रखने वाले लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलना, बेरोजगारी। यूँ तो कोई काम ही नहीं करना चाहता तो वो बेरोजगार नहीं होता। बेरोजगार वही होता है जो काम करना चाहता है, उसके अंदर वो हुनर होता है लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता, उसे हम बेरोजगार कहते हैं। और भारत में बेरोजगारी के कई प्रकार हैं, जैसे मौसमी बेरोजगारी है, ठीक है, मौसमी बेरोजगारी, और चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, और आपके संघर्षात्मक बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, ये कई प्रकार हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो ये अंकित करना आपको, ठीक है, दिखाना है। और इसके ध्यान रखिए कि ये वाला आपके है ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपके एक वीडियो अपलोडेड है, उनमें से आप देख सकते हैं। तो कंचनजंगा पर्वत कहाँ है, ठीक है ना, थार का मरुस्थल राजस्थान में, ऐसे छोटा नागपुर, ये जो स्थान है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थान है, उनके लिए जो आपकी वीडियो अपलोडेड है वो आप देख सकते हैं। फिर ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है और बड़े क्वेश्चन है, इन दोनों में से आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, कोई भी एक करना होता है, ठीक है ना, या तो इन दोनों में से कोई एक या फिर इन दोनों में से कोई एक, इस प्रकार से। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए। कुछ और चीज़ें चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, बेहतरीन ढंग से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।